हेलो फ्रेंड्स, टेस्ट योर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस के सीरीज थर्ड में आपका स्वागत है। आज इस सीरीज में हम लोग जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उसके ऊपर चैप्टर 1 के अंदर जो बचे हुए टॉपिक्स हैं, उनके ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। पिछले 2 सीरीज में सीरीज 1 एंड सीरीज 2 में हम लोगों ने 20 और 25 क्वेश्चंस यानी 45 क्वेश्चंस टच किए थे और इस वीडियो में हम लोग 20 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। मेंटल एलिमेंट इन टॉर्टियस लाइबिलिटी के ऊपर और कुछ जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनके ऊपर भी हम 1-2 क्वेश्चंस देखेंगे। सो इसी के साथ ही हमारा चैप्टर 1 का क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम चैप्टर 2 जनरल डिफेंस के ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। उम्मीद है कि ये सीरीज आपको बहुत हेल्पफुल होगा क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, जो आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को चेक करेंगे और साथ ही साथ आपको प्रेरित करेंगे कि आप जो है, जो बुक्स है उस जो स्टैंडर्ड्स बुक्स हैं उनको, टेक्स्ट बुक्स हैं उनको ज़रूर रेफ़र करें और इससे आपको एग्ज़ाम के लेवल ईज़िली सॉल्व हो पाएगा। क्योंकि आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अगर अच्छी है तो आप अच्छे हायर जो एग्जामिनेशंस हैं फ्रॉम एनी लेवल, फ्रॉम क्लैट, यूजी टू यूजीसी नेट, सारे तरह के क्वेश्चंस आपको सॉल्व हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप अपने 20 क्वेश्चंस इस सीरीज में रहने वाला है और आप इस जो परफॉर्मेंस एनालाइजर स्केल है उसके आधार पे अपना जजमेंट, अपने आप को जज कर सकते हैं कि आप कितना प्रिपेयर्ड हैं उस चैप्टर में या उस टॉपिक में। आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? व्हिच मेंटल एलिमेंट इज मोस्ट क्रूशियल इन एस्टैब्लिशिंग लायबिलिटी फॉर एन इंटेंशनल टॉर्ट? इनमें से कौन-सा जो एलिमेंट है वो लायबिलिटी इंटेंशनल टॉर्ट के अंदर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इंटेंशनल टॉर्ट के अंदर लायबिलिटी एस्टैब्लिश करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है? तो आप देखेंगे नेग्लिजेंस, रेकलेसनेस और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी उसमें नहीं आएगा। मैलिस या मेंटल एलिमेंट जिसको हम लोगों ने देखा था और जो इंटेंशनल टॉर्ट के लिए लायबिलिटी अराइज करने में क्रूशियल रोल प्ले करता है, तो वो होगा मैलिस। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इन टॉर्ट लॉ विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म नेग्लिजेंस? टॉर्ट लॉ के अंदर नेग्लिजेंस शब्द जो है वो बेस्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सबसे अच्छा से डिस्क्राइब कर रहा है? इसमें फर्स्ट है इंटेंशनल हार्म कॉज टू अनदर पर्सन। नहीं, नेग्लिजेंस में इंटेंशनल कुछ भी नहीं है। इंटेंशनल होगा तो फिर वो नेग्लिजेंस नहीं होगा, उसके लिए कोई और टॉर्ट हो जाएगा। सेकंड है फेल्यूर टू एक्सरसाइज रीजनेबल केयर रिजल्टिंग इन हार्म टू अनदर पर्सन। यस, रीजनेबल केयर आपने नहीं किया, ड्यू केयर आपने नहीं किया, जो करना जरूरी था एक रीजनेबल पर्सन के द्वारा, एक रीजनेबल जो पर्सन कर सकता है या किया जाना चाहिए, वही नेग्लिजेंस में जिससे कि हार्म हुआ, वही नेग्लिजेंस का ये है, वही नेग्लिजेंस का डेफिनेशन है और वही नेग्लिजेंस में रिक्वायर्ड होता है। मतलब अगर आप वो नहीं परफॉर्म करते हैं तो वो नेग्लिजेंस में आ जाता है। सी ऑप्शन है कि हार्म कॉज्ड विदाउट एनी फॉल्ट और रॉन्गफुल एक्ट। विदाउट एनी फॉल्ट, हार्म कॉज्ड विदाउट एनी फॉल्ट और रॉन्गफुल एक्ट। विदाउट एनी फॉल्ट तो नहीं बोलेंगे आप, जब रीजनेबल केयर आपने नहीं किया तो विदाउट एनी फॉल्ट कैसे हुआ? फॉल्ट तो है। रेकलेस डिसरिगार्ड फॉर सेफ्टी ऑफ अदर्स, इसके लिए रेकलेसनेस एक अलग से टर्म है ही, तो इसलिए ये यहाँ पे बेस्ट जो ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, जो रीजनेबल प्रूडेंट पर्सन है उस लेवल का केयर जो होना चाहिए वो एक्सरसाइज नहीं कर पाए तो वो नेग्लिजेंस के अंदर आता है। लीडिंग टू अनइंटेंशनल हार्म, है ना? हार्म का इरादा तो नहीं है ना, हार्म का इरादा होगा तो फिर वो नेग्लिजेंस में नहीं आएगा, हार्म का इरादा नहीं होता है। Which of the following scenarios best illustrate recklessness in tort law? recklessness tort law के अंदर इनमें से कौन सा सिनेरियो बेस्ट डिस्क्राइब करता है? पहला ऑप्शन है ए ड्राइवर स्पीड्स थ्रू क्राउडेड पेडेस्ट्रियन एरिया नोइंग द रिस्क बट डिसरिगार्डिंग हिम। उसको रिस्क का पूरा पता था, है ना, उसको रिस्क का पूरा पता था लेकिन उसके बाद भी उसने डिसरिगार्ड किया, और यही रेकलेसनेस का सबसे सटीक एग्जाम्पल होना चाहिए, है ना? यही होगा। वैसे हम लोग सारा ऑप्शंस भी देख लेते हैं लेकिन ये स्टेटमेंट जो है सबसे परफेक्ट है। ये जो एग्जाम्पल दिया गया है वो सबसे परफेक्ट है। आगे भी देख लेते हैं, क्योंकि रेकलेसनेस में एक कॉन्शियसनेस आपके अंदर है कि ये ऐसा घटना हो सकता है लेकिन आप उसको डिसरिगार्ड करते हैं, है ना? तो वो है। और नेग्लिजेंस में क्या है, आप प्रूडेंट पर्सन के द्वारा जो रीजनेबल केयर किया जाना चाहिए था आपने उसको परफॉर्म नहीं किया, आप फेल्योर कर गए उसको परफॉर्म करने में। सेकंड ऑप्शन देखिए, सर्जन मेक्स अ मिस्टेक ड्यूरिंग अ प्रोसीजर डिस्पाइट फॉलोइंग ऑल स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स। मेक्स अ मिस्टेक, मिस्टेक क्रिएट करना तो फिर वो हमारा रेकलेसनेस नहीं है।
जहाँ पे आपने डिस्पाइट क्यों? क्योंकि डिस्पाइट फॉलोइंग ऑल स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स आपने सारे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स को फॉलो किए उसके बाद भी आपसे मिस्टेक हो गया तो दैट इज नॉट रेकलेसनेस। थर्ड ऑप्शन है ए होम ओनर इंटेंशनली सेट्स फायर टू देयर नेबर्स प्रॉपर्टी। एक होम ओनर इंटेंशनली सेट्स फायर टू देयर नेबर्स प्रॉपर्टी तो ये तो एक ऐसा काम है जो इंटेंशनली किया जा रहा है ना। इंटेंशनली जब हम करेंगे तो फिर वो रेकलेसनेस नहीं है, थोड़ा सा उसमें डिफरेंट है। रेकलेसनेस में आपको कंसियसनेस आपके कंसाइंस जो कंसियसनेस है ना उस पे आपको पता है कि ये रिस्क हो सकता है लेकिन उसके बावजूद जैसे आप बहुत तेज ड्राइव करते हैं जैसा पहला एग्जांपल है हमारा तेज ड्राइव करते हैं तो वो क्या है रेकलेसनेस है। थर्ड है हमारा स्टोन ओनर फेल्स टू क्लीन अप द स्पिल लीडिंग टू अ कस्टमर्स इंजरी। फेल्स टू क्लीन अप द स्पिल है ना लीडिंग टू कस्टमर इंजरी ना फेल कर जाता है ना तो ये फिर नेग्लिजेंस का उदाहरण होगा है ना जो किया जाना चाहिए था लेकिन उसने नहीं किया उसने डिसरिगार्ड नहीं किया वो की उसने किया ही नहीं उस पर ध्यान नहीं रखा है ना। तो ऑप्शन डी भी हमारा नहीं है। ऑप्शन ए जो है हमारा वहां पे सबसे सही सटीक इलिस्ट्रेशन है रेकलेसनेस का। आइए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब इंटेंट नेग्लिजेंस रेकलेसनेस और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। ठीक है तो बेसिकली जो हम लोगों ने अभी पास्ट के 3 क्वेश्चंस देखे उसमें सारे टर्म्स हम लोग देख लिए थे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी को छोड़ के। इंटेंट मतलब मेलिस है ना एक क्योंकि मेंटल एलिमेंट इंटेंट वहीं आएगा और नेग्लिजेंस रेकलेसनेस और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी तो आपके लिए ये जो है सॉल्व करना ज्यादा अपेक्षाकृत आसान होगा। A manufacturer is held liable for a defective product even though they took all reasonable precautions। तो उसने सारे रीजनेबल प्रिकॉशंस लिए उसके बावजूद भी उसका जो है क्या बोलते हैं वो हेल्ड लायबल किया गया डिफेक्टिव प्रोडक्ट के लिए है ना। तो यस तो ये इस तरह का जो सिचुएशन आएगा हम लोग आगे के चैप्टर्स में देखने वाले हैं वो होगा स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का। ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का उदाहरण है। सपोज कीजिए आप अपने अभी इसको नहीं भी जाना तो भी आप आगे बढ़ के दूसरे ऑप्शंस पे देख सकते हैं दूसरे स्टेटमेंट्स को देख सकते हैं। पर्सन एक्सीडेंटली कॉजेज अ फायर बाय फेलिंग टू प्रॉपरली एक्सटिंग्विश अ सिगरेट। तो फेलिंग टू प्रॉपरली एक्सटिंग्विश अ सिगरेट बताइए यहाँ का सिगरेट ना होके कुछ और होता तो फिर हम कुछ और सोचते लेकिन सिगरेट को आपने सही से प्रॉपरली उसने बंद बुझाया नहीं जिसकी वजह से फायर आया। तो ये नेग्लिजेंस का जीता जाता उदाहरण है और नेग्लिजेंस का ये उदाहरण है। तो फिर हम देखेंगे कि ऑप्शन 2 में नेग्लिजेंस कहाँ है। ऑप्शन 2 में नेग्लिजेंस ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में दिया हुआ है तो यानी ए और बी में ही हमारा कोई ऑप्शन होगा। आगे देख लेते हैं बिजनेस ओनर डेलिबरेटली रिलीजेज हार्मफुल केमिकल्स इनटू द रिवर। डेलिबरेटली यानी यानी इंटेंशन है उसने डेलिबरेटली ये काम किया। तो ये थर्ड जो है वो हमारा इंटेंट को शो कर रहा है ना। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे हो गया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हालांकि फोर्थ भी हम पॉइंट देख लेते हैं। फोर्थ है हमारा एन इंडिविजुअल नोइंगली ड्राइव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल इंडेंजरिंग अदर्स। तो इसको तो अभी हम लोग ने देखा रेकलेसनेस का उदाहरण है। ठीक है क्वेश्चन 5 हम देखते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांचेज ऑफ टॉर्ट लॉ इज द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ अ पर्सन रेलेवेंट टू असर्टेन लाइबिलिटी। इनमें से कौन सा टॉर्ट है जहां पे स्टेट ऑफ माइंड यानी कि जो इंटेंशन है मेंटल एलिमेंट है वो पर्सन का रेलेवेंट है उसके लाइबिलिटी को असर्टेन करने के लिए उसकी लाइबिलिटी को स्थापित करने के लिए। ऑप्शन है हमारा ट्रेसपास टू लैंड पहला जो कि नहीं है ट्रेसपास टू लैंड। नए वाले वीडियो में अभी जस्ट कुछ दिन पहले का वीडियो है जहाँ पे हम लोगों ने ट्रेसपास टू पर्सन को स्टार्ट किया है ना। तो ट्रेसपास टू लैंड जो है वहां पे नहीं है वहां पे आपने ट्रेसपास कर दिया हार्म हुआ नहीं हुआ आपने पर से आप वो रॉन्ग है ना। तो वो यहाँ पे नहीं होगा मेंटल एलिमेंट रेलिवेंट नहीं है ना। ट्रेसपास टू चैटल्स भी वहां भी मेंटल एलिमेंट रेलिवेंट नहीं है और न्यूसेंस वहां भी आपका मेंटल एलिमेंट उतनी ज्यादा रेलिवेंट नहीं है। अगर असॉल्ट की बात करें तो यस यहाँ पे जो है मेंटल एलिमेंट रेलिवेंट हो सकता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट असॉल्ट जहाँ पे हम मेलिस या इंटेंशन को देखते हैं डिटरमाइनिंग लाइबिलिटी लाइबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए है ना। क्वेश्चन 6 है हमारा कंसीडर द फॉलोइंग पैटर्न। इन पैटर्न को मतलब इस फैक्ट को देखती देखिए और उससे बताइए कि कौन कौन से सिनेरियो को दर्शाता है। पहला तो पहले तो हम ये फैक्ट पढ़ लेते हैं। एलाइस अ जर्नलिस्ट एक जर्नलिस्ट है राइट एन आर्टिकल दैट फॉल्सली एक्यूजेस बॉब। बॉब के अगेंस्ट एक आर्टिकल लिखती है जो जिसपे उसको फॉल्सली एक्यूज किया जाता है उसको दोषी साबित किया जाता है। ए लोकल पॉलिटिशियन जो कि बॉब एक लोकल पॉलिटिशियन होता है ना करप्शन का उसके ऊपर जो है फॉल्सली एक्यूज उसको किया जाता है। एलाइस नो दैट द एक्यूजेशन वाज फॉल्स। एलाइस को ये पता था न्यू था है ना तो यानी मेंटल एलिमेंट उसके पास उसको पूरी जानकारी थी उसने डेलिबरेटली ये काम किया। बट पब्लिश्ड आर्टिकल आउट ऑफ स्पाइट है ना लेकिन उसने द्वेष की भावना से जो है आर्टिकल पब्लिश किया बिकॉज सी डिसलाइक्ड बॉब पर्सनली क्योंकि वो बॉब को पर्सनली डिसलाइक करती थी। बताइए कौन से सिनेरियो को दर्शाता है इनमें से कौन सा
बेस्ट डिस्क्राइब करता है। तो फ्रेंड्स जब भी न्यू हम लोगों ने पूरा डिस्कशन किया था मैलिस इन लॉ, मैलिस इन फैक्ट, उसके अलावा हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था मेंटल एलिमेंट, 2 पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था और इससे ये हम साबित कर सकते हैं, ये हम बता सकते हैं पूर्णतः कि ये मैलिस इन फैक्ट का उदाहरण है। कहाँ? क्योंकि मैलिस इन फैक्ट के केस में क्योंकि यहाँ पे वो न्यू जानती थी कि एक्विजिशन फॉल्स है और साथ ही साथ उसने जो है वो द्वेष के साथ, द्वेष की भावना के साथ जो है ये पूरी जो पब्लिकेशंस की थी, तो इसलिए वो मैलिस इन फैक्ट का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स मैलिस इन फैक्ट इन टॉर्ट लॉ? मैलिस इन फैक्ट इनमें से कौन सा स्टेटमेंट दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा प्रिजम्पशन ऑफ मैलिस बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ एक्ट रिगार्डलेस ऑफ डिफेंडेंट्स इंटेंशन। पहला ऑप्शन ये है कि प्रिजम्पशन ऑफ मैलिस, जहां मैलिस को प्रिज्यूम कर लेते हैं बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ एक्ट के आधार पे डिफेंडेंट के इंटेंशन को डिसरिगार्ड करके, मतलब उसको जरूरत नहीं है, डिफेंडेंट के इंटेंशन को देखना जरूरी नहीं है। बी है हमारा रॉन्गफुल एक्ट कमिटेड विदाउट एक्चुअल इल विल और स्पाइट। A wrongful act committed without with sorry not without with actual ill and spite, एक्चुअल इल विल और स्पाइट के वजह से wrongful act कमिट किया गया। थर्ड, a legal doctrine that assign liability without requiring proof of fault or negligence, है ना, बिना जो है बिना प्रूफ ऑफ फॉल्ट या नेग्लिजेंस के लाइबिलिटी अराइज करवाना, ये वेलिस इनफेक्ट दर्शाता है, मतलब ऐसा ऑप्शन है हमारे पास। फोर्थ है एन अनइंटेंशनल एक्ट दैट कॉजेज हार्म ड्यू टू डिफेंडेंट फेल्यूर टू एक्सरसाइज रीजनेबल केयर, डिफेंडेंट के रीजनेबल केयर के एक्सरसाइज नहीं करने की वजह से जो अनइंटेंशनल एक्ट हुआ वो। देखिए फ्रेंड्स इसमें सबसे जो सटीक है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्यों? क्योंकि इसमें साफ तौर पे दिया हुआ है कि एक रॉन्गफुल एक्ट कमिट किया गया जहां पे एक्चुअल इल विल या स्पाइट है, मतलब द्वेष है, किसी के प्रति दुर्भावना है, वही मैलिस इन फैक्ट का उदाहरण है। अगर हम इंटेंशन को प्रिज्यूम करेंगे तो फिर वो मैलिस इन फैक्ट का उदाहरण नहीं होगा, वो क्या होगा? मैलिस इन लॉ का उदाहरण हो जाएगा, है ना, जहां पे मैलिशियस इंटेंशन प्रिज्यूम कर लिया जाता है, प्रिजम्पशन हो जाता है। तो सबसे बेस्ट हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब मैलिस इन लॉ इन टॉर्ट लॉ? मैलिस इन लॉ को इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सबसे अच्छा से डिस्क्राइब करता है? पहला है रॉन्गफुल एक्ट डन इंटेंशनली विथ अ स्पेसिफिक टारगेट इन माइंड। देखिए इंटेंशनली जब किया तो फिर वहां पे प्रिजम्पशन का जरूरत कहाँ है? वो तो पता चल गया ना कि प्रिजम्पशन का जरूरत नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है। सेकंड है प्रिजम्पशन ऑफ मैलिस बेस्ड ऑन द रॉन्गफुल नेचर ऑफ एक्ट इटसेल्फ विदाउट रिक्वायरिंग प्रूफ ऑफ इंटेंट। अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में यही स्टेटमेंट मैंने आपको बताया, ये स्टेटमेंट हमारा मैलिस इन लॉ है ना, वहां पे हम क्या करते हैं? प्रिजम्पशन करते हैं, उसके रॉन्गफुल नेचर जो एक्ट का था उसको ध्यान में रखते हुए प्रिज्यूम कर लिया जाता है कि मैलिस इंटेंशन है, जहां पे प्रूफ ऑफ इंटेंशन जरूरी नहीं है, वहां प्रिजम्पशन हो जाता है। थर्ड ऑप्शन है सिचुएशन वेयर डिफेंडेंट नेग्लिजेंस लीड्स टू अनइंटेंशनल हार्म। डिफेंडेंट नेग्लिजेंस है ना, तो लीड टू अनइंटेंशनल हार्म, अनइंटेंशनल हार्म है लेकिन डिफेंडेंट का नेग्लिजेंस की वजह से, तो वो यहाँ मैलिस इन फैक्ट, वहां पे फिर नेग्लिजेंस में हम इंटेंशन नहीं देखते हैं। थर्ड है हमारा लाइबिलिटी असाइंड विदाउट रिक्वायरिंग प्रूफ ऑफ फॉल्ट ड्यू टू इनहेरेंट रिस्क ऑफ एक्टिविटी, तो ये तो प्रूफ ऑफ फॉल्ट ड्यू टू इनहेरेंट रिस्क ऑफ एक्टिविटी है ना, तो यहाँ पे रेकलेसनेस या नेग्लिजेंस दोनों का हो सकता है, अदर फैक्ट्स हमको अवेलेबल हो तो सबसे बेस्ट हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 में ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो 1, 2, 3, 4 स्टेटमेंट्स है और इसको इससे मैच करवाना है ना? ये यहाँ हाफ-हाफ में होना चाहिए था, लेकिन उतना जगह नहीं था तो इसलिए हमने इसको अलग से कर दिया। उसके बाद फिर आपको मैच करके बताना है कि इनमें से कौन-सा ऑप्शन सबसे परफेक्ट है। पहला है हमारा पब्लिशिंग अ फॉल्स स्टेटमेंट विद द इंटेंट टू हार्म समवन्स रेपुटेशन, विद द इंटेंट टू हार्म, इंटेंशन है हार्म का, तो ये कौन-सा हो जाएगा बताइए, इसमें से कौन-सा होगा इसमें? ये हमारा इंटेंशन जहाँ भी आ गया, तो फिर हमारा मैलिस इन फैक्ट हो जाएगा, है ना? मैलिस इन फैक्ट का उदाहरण हो जाएगा ये। तो 1 का हमारा जो है बी मैच हो रहा है। उसके बाद आगे स्टेटमेंट्स भी देखते हैं। आगे मेकिंग अ डिफेमेटरी स्टेटमेंट दैट इज़ प्रिज्यूम्ड मैलिशियस ड्यू टू हार्मफुल नेचर। प्रिज्यूम्ड मैलिशियस, मैलिशियस को उसमें प्रिज्यूम कर लिया जा रहा है। तो जहाँ प्रिज्यूम कर रहे हैं मैलिशियस, उसमें क्या है? मैलिशियस इन लॉ है ना? क्योंकि इसका हार्मफुल नेचर है, उसकी वजह से उसको प्रिज्यूम किया जा रहा है कि वहाँ मैलिशियस इंटेंशन है। तो वो क्या है हमारा? मैलिस इन लॉ। सो 2 का ए, 1 का बी और 2 का ए, ये 2 ऑप्शंस में हमारा अभी तक आ रहा है ए और सी में। आगे देखते हैं परफॉर्मिंग एन एक्ट दैट इज इनहेरेंटली डेंजरस एंड कॉजिंग हार्म विदाउट रॉन्गफुल, है ना, रॉन्गफुल इंटेंट। देखिए इसमें है हमारा परफॉर्मिंग एन एक्ट दैट इज इनहेरेंटली डेंजरस
एंड कॉजिंग हार्म विदाउट रॉन्गफुल इंटेंट। इनहेरेंटली डेंजरस वाला तो हम लोग अभी देखें कि वो फिर इनहेरेंटली डेंजरस कार्य अगर आप कर रहे हैं जहाँ से हार्म हो रहा है, तो वो रेकलेसनेस का उदाहरण है, क्योंकि इनहेरेंटली डेंजरस वर्क जो है आप कर रहे हैं, ये यानी आपको आपको कॉन्शियसनेस है कि वो डेंजरस वर्क है, आपको पता होना चाहिए कि वो डेंजरस वर्क है, और वहाँ पे भले आपका इंटेंशन ना भी हो, तो फिर वो भी आपका जो है या तो आपने अगर रीजनेबल केयर नहीं रखा, तो फिर वो क्या है, या फिर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी भी ऑप्शन हो सकता है। इनमें से मेडिसिन लॉ, मेडिसिन फैक्ट का ये एग्जाम्पल नहीं होगा, है ना? तो ऑप्शन 3 हमारा में नीदर जो है वो होना चाहिए, ऑप्शन 3 थर्ड का जो है सी होना चाहिए। फोर्थ, a business owner falsely accuse a competitor of fraud knowing the accusation is untrue. Falsely accuses a competitor of fraud knowing the accusation is untrue. वो जानता था कि जो एक्विजिशन है वो सही नहीं है ना, वो अनट्रू है, लेकिन उसने जो है बिजनेस ओनर जो है फॉल्सली एक्यूज करता है ए कंपिटिटर ऑफ फ्रॉड, है ना, कंपिटिटर ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड का एक्विजिशन लगाता है, नोइंग द एक्विजिशन इज अनट्रू, उसको पता है कि जो एक्विजिशन है वो सही नहीं है। तो ये कौन सा स्टेटमेंट अगेन हो गया फ्रेंड्स हमारे लिए, ये मेलिस इन फैक्ट का उदाहरण हो गया। इसमें ऐसा नहीं कंफ्यूज कीजिएगा अपने आप को कि इसमें सारे ऑप्शंस आ गए तो अब बोथ हो जाएगा, इसमें नहीं, बोथ नहीं होगा। ये जो है हमारा मेलिस इन फैक्ट का उदाहरण है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, 1 और 4 जो है वो मेलिस इन फैक्ट है, 2 मेलिस इन लॉ है, और थर्ड जो है हमारा वो इनमें से कोई नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं, 10 है हमारा, इस फॉलोइंग सिचुएशन को, सिनेरियो को देखिए और उसके बाद बात बताइए कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट, इस सिनेरियो को इनमें से कौन सा जो है ऑप्शंस से मैच करना है ना, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। A local newspaper publishes an article claiming the community leader has been funds, embezzling funds from a charity, है ना, कम्युनिटी लीडर जो है वो चैरिटी के फंड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। द आर्टिकल इज बेस्ड ऑन र्यूमर, ये जो आर्टिकल था र्यूमर जो फैला हुआ था वहां पे, उसके आधार पे था, कोई एक्चुअल एविडेंस नहीं था। कम्युनिटी जो है वो न्यूज़पेपर पे डिफेमेशन का केस फाइल करती है, आर्ग्यू करती है कि पब्लिकेशन जो किया गया वो फॉल्स स्टेटमेंट किया गया, रिपोर्टेशन को हार्म करने के उद्देश्य से किया गया। अब देखिए यहाँ पे जो लोकल न्यूज़पेपर आर्टिकल पब्लिश करता है, वहाँ पे यहाँ पे ये दिया नहीं हुआ है क्लियरली कि इंटेंशन था, है ना, इंटेंशन का कोई जिक्र नहीं किया गया है ना, र्यूमर के आधार पे और कोई एक्चुअल एविडेंस के बिना आधार पे जो है वो जो है आर्टिकल पब्लिश करती जाती है। तो यहाँ पे अगर इंटेंशन हमको नहीं दिया है, लेकिन फिर भी हम प्रिज्यूम करेंगे, हमको प्रिज्यूम करना पड़ रहा है, यानी कि ये मेलिस इन लॉ का उदाहरण है। हार्मफुल तो है ना, आपने दूसरे के रेपुटेशन को पब्लिश किया बिना एविडेंस जांचे, तो ये क्या है, मेलिस इन लॉ हम यहाँ पे प्रिज्यूम करेंगे, और मतलब जो मेलिस इंटेंशन है वो प्रिज्यूम करेंगे, तो इसलिए वो मेलिस इन लॉ उसको कहा जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग पैटर्न। अगेन इस फैक्ट्स को पढ़ते हैं और उसके बाद फिर बताते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इन इस केस में जो जजमेंट हेल्ड था उसको रिफ्लेक्ट करता है। तो साउथ वेल्स मिनरल फेडरेशन वर्सेस माइनर्स फेडरेशन वर्सेस ग्लैमोर्गन कोल कंपनी, इस केस में प्लेंटिफ जो है वो माइनर्स यूनियन के अगेंस्ट एक्शन लाता है, जिसपे वो आरोप लगाता है कि उसने, माइनर्स यूनियन ने उसके वर्कमैन को इंड्यूस किया, है ना, इस तरह से उसको बहलाया फुसलाया टू ब्रीच देयर एम्प्लॉयमेंट, ताकि वो वर्कमैन्स जो है वो एम्प्लॉयमेंट वर्कमैन जो है बेसिकली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दे, जो है हॉलिडे लेकर के, मतलब छुट्टियां, अधिक छुट्टियां लेकर के जो है एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट को जो है ब्रीच कर दे। जो एक्ट था वो मोटिवेटेड था इल विल से, बट वो नहीं मोटिवेटेड था, इल विल से मोटिवेटेड नहीं था, मतलब कोई इल विल नहीं था, लेकिन रेगुलेट करना था कोल के प्राइस को रेगुलेट करने के उद्देश्य से ऐसा किया गया था। तो बताइए, इस केस को हम लोगों ने डिस्कस किया था भांगिया के चैप्टर्स में, आप देखेंगे जाके के वहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया था। आइए ऑप्शंस देखते हैं। डिफेंडेंट वर हेड लायबल बिकॉज अ गुड मोटिव डज नॉट कन्वर्ट अ रॉन्गफुल एक्ट इनटू अ लॉफुल एक्ट। आप देखेंगे पाएंगे ये स्टेटमेंट आपको एकदम याद हो जाना चाहिए, स्टेटमेंट एकदम यही हेल्ड किया गया था इस केस में कि डिफेंडेंट्स वर हेल्ड लायबल, डिफेंडेंट को लायबल हेल्ड किया गया था, क्योंकि एक गुड मोटिव, आपका गुड मोटिव से कोई रॉन्गफुल एक्ट आपका लॉफुल एक्ट नहीं हो जाता है ना, आप बस आपका मोटिव गुड है, जिससे आपने रॉन्गफुल एक्ट किया तो मोटिव जो है आपका लॉफुल एक्ट नहीं हो जाता है ना। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर इसमें। लेकिन आगे के स्टेटमेंट्स भी पढ़ लेते हैं। बी में दिया हुआ है कि डिफेंडेंट्स वर एक्विटेड बिकॉज देयर वाज नो इल विल और मेलिस इन फैक्ट, नहीं, ऐसा नहीं है। वो उनका एक्ट जो था वो रॉन्गफुल था, आपने इंड्यूस किया दूसरे के वर्कमैन को, है ना, दैट इज नॉट गुड, दैट इज रॉन्गफुल एक्ट। प्लेंटिफ फॉर हेल्ड लायबल फॉर इंड्यूसिंग द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट,
plaintiffs were held liable for inducing the breach. No, this is the false statement. The case was dismissed due to lack of evidence of ill will. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, है ना, डिसमिस नहीं किया गया इस केस में। उसके बाद एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, इसमें है हमारा स्टेटमेंट एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चंस है। पहला स्टेटमेंट हम लोग पढ़ लेते हैं। इन ब्रैडफोर्ड कॉर्पोरेशन वर्सेस पिकल्स, इस केस में डिफेंडेंट एक्ट ऑफ मेकिंग एक्सकेवेशंस ऑन हिज ऑन लैंड वाज डन विद इविल मोटिव। अपने खुद के जमीन पे उसने खुदाई किया डिफेंडेंट ने, ताकि जो प्लेंटिफ है ना, उसका मोटिव इविल मोटिव ये था कि प्लेंटिफ कोर्स होकर के उसका फील्ड, मतलब डर के जो है उसका फील्ड जो है हाई प्राइस पे खरीद ले, ऐसा उसका इंटेंशन था। तो अब इसमें कुछ एजम्पशंस हम पढ़ते हैं। द डिफेंडेंट्स एक्ट ऑफ एक्सकेवेशन वाज लॉफुल। डिफेंडेंट का जो एक्सकेवेशन का जो खुदाई का जो एक्ट था वो लॉफुल था। ध्यान दीजिए, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ना, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये इम्प्लिसिट है ना, ये स्टेटमेंट जो है इम्प्लिसिट है, क्योंकि डिफेंडेंट का एक्ट जो था वो एक्सकेवेशन के लिए, है ना, वो तो एक्सकेवेशन का एक्ट जो कि अपने लैंड पे कर रहा है तो वो लॉफुल है, वो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। आइए सेकंड ऑप्शन देखते हैं। इविल मोटिव ऑफ डिफेंडेंट डज नॉट मेक अ लॉफुल एक्ट अनलॉफुल। उसके इविल मोटिव की वजह से, यस, ये जो अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में जो हम लोगों ने स्टेटमेंट देखा, उसी स्टेटमेंट का दूसरा पक्ष है यहाँ पे, कि इविल मोटिव अगर डिफेंडेंट का है तो इससे ये नहीं है कि कोई लॉफुल एक्ट अनलॉफुल हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। और लीगल लाइबिलिटी इन दिस केस इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय डिफेंडेंट्स मोटिव। जो लीगल लाइबिलिटी इस केस में अराइज होगा वो डिफेंडेंट के मोटिव से इन्फ्लुएंस नहीं होगा। तो ये तीनों स्टेटमेंट फ्रेंड्स सही है यहाँ पे, 1, 2 एंड 3 ऑल आर इम्प्लिसिट। सो सेक्शन जो ऑप्शन नंबर ई है हमारा वो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ई हमारा जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग मेलिस इन टॉर्ट लॉ। मेलिस जो है टॉर्ट लॉ के अंदर जो उसका डिस्कशन है उसके आधार पर इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। इन मेलिस, पहला ऑप्शन है, इन मेलिस इन लॉ अ wrongful act done intentionally without just cause is presumed to be malicious। A wrongful act done intentionally without just cause is presumed to be malicious। यस, ये तो सही है ना, जो जस्ट बिना किसी जस्ट कॉज की वजह से जो किया जाता है इंटेंशनली, उसको माना जाता है कि वो मेलिशियसली किया गया, है ना। जैसे अभी हम लोगों ने जो पेपर पब्लिकेशन का बात देखा था उसमें वही सेम एग्जांपल यहाँ पे आएगा। सेकंड ऑप्शन है मेलिस इन फैक्ट। इन मेलिस इन फैक्ट एन इविल मोटिव और इल विल मस्ट बी प्रूवन टू एस्टैब्लिश मेलिशियस इंटेंट। यस, मेलिस इन फैक्ट में प्रूफ करना पड़ता है, यहाँ प्रिजम्पशन नहीं चल पाता है, यहाँ पे प्रूफ करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 3 है गुड मोटिव कैन कन्वर्ट अ रॉन्गफुल एक्ट इनटू लॉफुल एक्ट। गुड मोटिव, तो अभी तो हम लोग देखा ये स्टेटमेंट जो है गलत हो गया, हमारा ऑप्शन सी जो है हमारा इसमें सही है, मतलब ऑप्शन सी यहाँ पे स्टेटमेंट गलत है और हमारा जो ऑप्शन है वो सही है। मेलिस इन लॉ डज नॉट रिक्वायर प्रूफ ऑफ डिफेंडेंट्स स्टेट ऑफ माइंड और इंटेंट। डज नॉट रिक्वायर प्रूफ ऑफ डिफेंडेंट्स स्टेट ऑफ माइंड और इंटेंट। हाँ, ये तो है, लेकिन ये भी स्टेटमेंट जो है हमारा सही है ना। डिफेंडेंट स्टेट ऑफ माइंड और इंटेंट को का रिक्वायरमेंट नहीं है। सो स्टेटमेंट हमारा सी जो है, ऑप्शन जो सी था हमारा यहाँ पे करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 में हमारा कुछ मैच द फॉलोइंग टाइप्स क्वेश्चन है। ये कुछ सारे केसेस इंपॉर्टेंट है, इनको आपको ध्यान में रखना चाहिए और इसको मैच द फॉलोइंग करते हैं हम लोग। देखिए, साउथ वेल्स मिन माइनर्स फेडरेशन वर्सेस ग्लैमरोगन कोल कंपनी, इस केस में अभी हम लोगों ने देखा, इस केस में हेल्ड किया गया था रॉन्गफुल एक्ट इज नॉट कन्वर्टेड इनटू लॉफुल एक्ट बाय गुड मोटिव, है ना। तो बी वन का जो है हमारा बी जो है वो करेक्ट मैच होगा। उसके बाद है ब्रैडफोर्ड कॉर्पोरेशन वर्सेस पिकल्स। इस केस में इस केस में ये हेल्ड किया गया था कि लॉफुल एक्ट डज नॉट बिकम अनलॉफुल ड्यू टू मैट बैड मोटिव, है ना, ये इसका उदाहरण है। तो 2 का ए हमारा ऑप्शन सही है। एलन वर्सेस फ्लड, इस केस में क्या हेल्ड किया गया था कि मोटिव इज इरेलेवेंट इन डिटरमाइनिंग लायबिलिटी इन सिविल रॉन्ग्स, है ना। सिविल रॉन्ग्स में मोटिव जो है वो इरेलेवेंट है लायबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए। और टाउन एरिया कमिटी वर्सेस प्रभुदयाल के केस में हेल्ड किया गया था कि प्लेंटिफ मस्ट प्रूव इंजरी कॉज्ड बाय एन इलीगल एक्ट। प्लेंटिफ को इंजरी प्रूव करना चाहिए। तो इसमें से बेसिकली दो भी अगर आपको पता होता तो आप इजीली जो है क्वेश्चन सॉल्व कर पाते, और इसीलिए इस क्वेश्चन को भी दिया, मैंने बनाया भी है कि आप सॉल्व कर सकते थे। तो 1 का बी, 2 का ए, इसी से आपका सॉल्व हो जाता और कहीं भी नहीं है। तो ये इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स दी गई हैं अबाउट द एक्सेप्शन टू द रूल दैट मोटिव इज जनरली इरेलेवेंट इन डिटरमाइनिंग लायबिलिटी इन टॉर्ट लॉ, है ना। एक्सेप्शन देखिएगा तो बांगिया के अंदर जो है ना, मेंटल एलिमेंट इन टॉर्टस लायबिलिटी जब आप वो खत्म होगा तो उसके बाद सबसे लास्ट में एक्सेप्शंस दी गई हैं, है ना, कि इन एक्सेप्शंस के केस में, एक्सेप्शनल केसेस में जो मोटिव है वो रिलेवेंट हो जाता है टॉर्ट लॉ के अंदर भी, है ना। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है।
है ना? आइए देखते हैं, पहला है इन द टॉर्ट ऑफ डिसिट, कंस्पायरेसी, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन एंड इंजीरियस फॉल्सहुड द प्लेंटिफ मस्ट प्रूव मैलिस ऑन पार्ट ऑफ डिफेंडेंट। प्लेंटिफ मस्ट प्रूव मैलिस ऑन पार्ट ऑफ डिफेंडेंट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ना? इस केस में जो है रेलेवेंट हो जाता है। उसी तरह से मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, कंस्पायरेसी सब अभी हम लोग देखने वाले हैं आने वाले समय में, आने वाले वीडियोज़ में। ये स्टेटमेंट बेसिकली हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ा था, है ना? मेंटल एलिमेंट इन टॉर्टियस लाइबिलिटी के ऊपर आप जाके वीडियो ज़रूर देखिए, अगर या तो बुक रीडिंग कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा है, बुक रीडिंग कर लीजिए। सेकंड है इन सर्टेन केसेस ऑफ डिफेमेशन व्हेन क्वालिफाइड प्रिविलेज और फेयर कमेंट इज प्लीडेड एज डिफेंस द प्रेजेंस ऑफ मैलिस और इविल मोटिव बिकम्स इरेलेवेंट। क्वालिफाइड प्रिविलेज या फेयर कमेंट अगर प्लीड कर लिया जाता है डिफेंस में, तो उस समय जो है मोटिव इरेलेवेंट हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है, मोटिव उस समय भी देखा जाएगा आपका, तभी तो पता चलेगा कि प्रिविलेज और फेयर कमेंट है कि नहीं, है ना? थर्ड है हमारा, तो 2 हमारा नहीं होगा, है ना? 2 ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, 1 हमारा सही है। थर्ड है कॉजिंग पर्सनल डिस्कम्फर्ट विथ एन, बाहर से कुछ थोड़ा सा आवाज डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, इसलिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए। हाँ, तो हमारा थर्ड ऑप्शन है, हमारा थर्ड स्टेटमेंट जो है हमारा, कॉजिंग पर्सनल डिस्कम्फर्ट विथ एन अनलॉफुल मोटिव मे टर्न एन अदरवाइज लॉफुल एक्ट इनटू अ न्यूसेंस। अनलॉफुल मोटिव, हाँ, अनलॉफुल मोटिव जो है पर्सनल डिस्कम्फर्ट क्रिएट कर रहा है विथ एन अनलॉफुल मोटिव, लॉफुल मोटिव नहीं है, अनलॉफुल मोटिव है ना? तो ये ऑप्शन भी हमारा जो है बिल्कुल सही है, थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। उसके बाद है फोर्थ हमारा, मैलिस और इविल मोटिव में रिजल्ट इन एग्रेवेटेड डैमेज, एग्रेवेटेड डैमेजेज, है ना? तो ये बिल्कुल सही है, 15 ये जो है हमारा, ये भी जो है हमारा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है व्हेन द एक्ट इज अदरवाइज अनलॉफुल एंड रॉन्गफुल इंटेंशन कैन बी गैदर्ड फ्रॉम सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। अदरवाइज अनलॉफुल है ना, अदरवाइज अनलॉफुल है एंड रॉन्गफुल इंटेंशन जो है वो गैदर किया जा सकता है सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस से, मैलिस बिकम रेलेवेंट इन डिटरमाइनिंग लायबिलिटी। तो उस केस में मैलिस जो है डिटरमाइनिंग लायबिलिटी डिटरमाइन करने में रेलेवेंट हो जाता है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। सिक्स स्टेटमेंट है मैलिस इज ऑलवेज इरेलेवेंट इन डिटरमाइनिंग लायबिलिटी फॉर पर्सनल इंजरीज क्लेम्स। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमेशा इर्रेलेवेंट कैसे होगा? पर्सनल इंजरी तो रेपुटेशन का भी होता है ना? पर्सनल इंजरी तो कई सारा चीज़ का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो 6 जो है, सॉरी, स्टेटमेंट 6 जो है वो हमारा सही नहीं है। तो हमने पाया कि 2 और 6 जो है हमारा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। इसमें कुछ जो फैक्ट्स दिए गए हैं और उसके आधार पे फिर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जिसमें कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं। तो हमको ये बताना है कि इनमें से कौन-सा एलिमेंट्स मिस्टर बी को मिस्टर बी जो है मस्ट प्रूव करे, ताकि मिस्टर ए को लायबल नेग्लिजेंस के लिए साबित किया जा सके, है ना? उसके लायबिलिटी, नेग्लिजेंस की लायबिलिटी मिस्टर ए की अराइज हो। तो आइए देखते हैं, मिस्टर ए व्हाइल ड्राइविंग हिज कार रेकलेसली हिट्स अ पेडेस्ट्रियन मिस्टर बी। मिस्टर बी को वो हिट कर देते हैं रेकलेसली ड्राइविंग करते समय, कॉजिंग सीवियर इंजरीज, इंजरीज होती है। मिस्टर ए वाज अवेयर दैट हिज ब्रेक्स वर फॉल्टी। मिस्टर ए को ये पता था कि उनका ब्रेक्स जो है वो फॉल्टी था, बट कंटिन्यू टू ड्राइव विदाउट रिपेयरिंग देम, लेकिन फिर भी वो ड्राइव कर किए जा रहे थे। मिस्टर बी सू मिस्टर ए फॉर नेग्लिजेंस। मिस्टर बी ने मिस्टर ए के ऊपर नेग्लिजेंस का चार्ज किया, के लिए सू किया। तो बताइए इनमें से कौन सा एलिमेंट्स जरूर से जरूर प्रूफ हो ताकि मिस्टर ए की लायबिलिटी अराइज हो, है ना, नेग्लिजेंस की। तो पहला है मिस्टर ए ओड ड्यूटी ऑफ केयर टू मिस्टर बी, डेफिनेटली, है ना? ये ड्यूटी तो हम सबके प्रति जो है हमारा है, यही तो टॉर्ट में है ना? हमारा हमारा सबके प्रति ड्यूटी है, और वही ड्यूटी की अगर ब्रीच करेंगे तो फिर टॉर्ट आपने कमिट कर दी। सेकंड है मिस्टर ए ब्रीच्ड दैट ड्यूटी बाय ड्राइविंग रेकलेसली विद अ फॉल्टी ब्रेक्स। डेफिनेटली ये फॉल्टी ब्रेक्स जो है, ये कहीं न कहीं आपके नेग्लिजेंस को दर्शा रहा है। आपने ड्यू केयर नहीं रखा, आपने रेकलेस ड्राइविंग की पहले तो, और उसके बाद भी आपको ये भी पता है कि आपने फॉल्टी आपका ब्रेक्स है ना? तो ये सेकंड बी भी ऑप्शन हमारा सही है, प्रूफ करना पड़ेगा, है ना? थर्ड है मिस्टर बी सफर्ड हार्म एज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ मिस्टर एज ब्रीच। बी ने हार्म सफर्ड किया डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ मिस्टर ए ब्रीच, मिस्टर ए के ब्रीच से डायरेक्ट रिजल्ट से, यस डेफिनेटली डायरेक्ट रिजल्ट से मिस्टर बी जो है हार्म सफर्ड हुए, ये प्रूफ करना पड़ेगा। फोर्थ है हमारा, मिस्टर ए हैड अ हिस्ट्री ऑफ ट्रैफिक वायलेशंस। देखिए, हिस्ट्री ऑफ ट्रैफिक वायलेशंस है कि नहीं ये प्रूफ करना जरूरी नहीं है, नहीं भी हिस्ट्री है उससे क्या मतलब है? अभी एक इंसिडेंट के तहत भी हमको प्रूफ हो जाएगा, है ना? और पास्ट में हुआ इससे तो कोई रेलेवेंट भी नहीं होता है, हम जानते हैं। तो 1, 2 एंड 3 हमारा, वैसे भी कोई ऑप्शन 1, 2, 3, 4 नहीं है, तो वैसे भी नहीं होता, लेकिन 1, 2, 3 हमारा, 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 17 में है मैच द फॉलोइंग टाइप्स टॉट से उसके एग्जांपल्स को मैच करना है। टॉट अफेक्टिंग द पर्सन, टॉट अफेक्टिंग द पर्सन, ये डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉट है क्लासिफिकेशन करने का, तो उसको आपको बताना है कि कौन सा जो है सही है। तो देखिए, टॉट अफेक्टिंग द पर्सन, नेग्लिजेंस और बैटरी, ये क्या है? टॉट ट्रेसपास टू पर्सन में हम लोग अभी बैटरी देख रहे हैं ना? इसी तरह से नेग्लिजेंस जो है वो भी ऐसा टॉर्ट है जो पर्सन को अफेक्ट करता है।
ट्रेसपास तो खैर लैंड भी हो सकता है, चैटल और जो है गुड्स भी हो सकता है, या ट्रेसपास टू पर्सन भी हो सकता है। तो बैटरी हम लोगों ने देखा था, है ना। उसके बाद टॉर्ट अफेक्टिंग प्रॉपर्टी, टॉर्ट अफेक्टिंग प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को अफेक्ट करने वाला, तो बताइए कौन सा हो गया? ट्रेसपास टू लैंड, न्यूसेंस, है ना, यहाँ पे न्यूसेंस आ गया। तो टॉर्ट अफेक्टिंग द प्रॉपर्टी हो गया 2 का ए। टॉर्ट अफेक्टिंग इकोनॉमिक राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स को अफेक्ट करने वाला कौन सा होगा? देखिए इकोनॉमिक राइट को जो इफेक्ट करने वाला है वो है हमारा डेसिट और इंजूरियस फॉल्सहुड, है ना। ये डेसिट मतलब धोखाधड़ी, इस तरह का जो है। टॉर्ट अफेक्टिंग इकोनॉमिक राइट तो हमारा 3 का सी हो गया। और मिसलेनियस टॉर्ट बचा हुआ जो है हम वो हमारा हो गया कंस्पायरेसी या इन्फ्रिंजमेंट ऑफ प्राइवेसी। अभी तक इन्फ्रिंजमेंट ऑफ प्राइवेसी को टॉर्ट के रूप में जो है नहीं देखा गया है। हमेशा हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग तो उससे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल के तौर पे ही देख लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का वायलेशन है, फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है 1 का बी, 2 का ए, 3 का सी और 4 का डी, ये हमारा जो ऑप्शन है सही है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि अंडर सेक्शन 357 सीआरपीसी 1973, सीआरपीसी में सेक्शन 357 जो है वो, या बीएनएसएस में जो है वो सेक्शन 395, है ना, इनमें से इन व्हाट सर्कमस्टांसेस में क्रिमिनल कोर्ट ऑर्डर कंपनसेशन, ये दोनों प्रोविजन जो है कंपनसेशन से रिलेटेड है ना, फाइन के तौर पे जो है रिलेटेड है टू द इंजर्ड पार्टी। व्हाट सर्कमस्टांसेस, क्रिमिनल कोर्ट किस सर्कमस्टांसेस में क्रिमिनल कोर्ट जो है कंपनसेशन देती है इंजर्ड पार्टी को। आइए देखते हैं। फर्स्ट है ओनली व्हेन डिफेंडेंट इज फाउंड नॉट गिल्टी, डिफेंडेंट इज फाउंड नॉट गिल्टी, नहीं, ये स्टेटमेंट तो ये सही नहीं है ना, ऐसा कुछ नहीं है। ओनली व्हेन कंपनसेशन अमाउंट इज सिग्निफिकेंट, ओनली व्हेन कंपनसेशन अमाउंट इज सिग्निफिकेंट, कंपनसेशन अमाउंट सिग्निफिकेंट होगा तभी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। व्हेन द कोर्ट इंपोजेज अ फाइन ऑन द रॉन्ग डूअर, यस, जब कोर्ट जो है फाइन इंपोज करेगी, आप देखेंगे सेक्शन का हेडिंग में भी फाइन यूज किया गया है ना। तो व्हेन द कोर्ट इंपोजेज फाइन, ये सही है हमारा। व्हेन द सिविल कोर्ट हैज ऑलरेडी अवॉर्डेड कंपनसेशन, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। क्रिमिनल कोर्ट सिविल किस कोर्ट को नहीं देखेगा, है ना। वो क्रिमिनल कोर्ट अलग जुरिस्डिक्शन है, अलग तरीके से काम करता है, और सिविल कोर्ट अलग तरीके से काम करेगा। तो हमारा हो गया व्हेन द कोर्ट इंपोजेज फाइन ऑन द रॉन्ग डूअर, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू द इंजर्ड पार्टी इज टिपिकली अ सिविल रेमेडी, हाँ बिल्कुल, सिविल रेमेडी है कंपनसेशन, ये तो हम लोग देखते ही आ रहे हैं। सेकंड है ए क्रिमिनल कोर्ट कैन नेवर ऑर्डर कंपनसेशन टू दी पेड इंजर्ड टू कंपनसेशन टू बी पेड टू द इंजर्ड पार्टी, है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कैन नेवर ऑर्डर कंपन, कैन अभी तो जस्ट देखे है ना, कैन नेवर ऑर्डर ऐसा नहीं है, है ना। इफ द civil suit is filed after criminal court award compensation, if a civil suit is filed after criminal court award compensation, the civil court must consider the compensation already paid under section 357 CRPC 1973। देखिए 3 जो है, 3 जो है वो हमारा सही है ना। क्रिमिनल कोर्ट जो है कंसीडर करती है कि सेक्शन 357 के अंदर दिया गया है कि नहीं, है ना, कंपनसेशन। लेकिन सेकंड जो ऑप्शन था वो हमारा गलत हो रहा था। फोर्थ है हमारा इम्प्रिजनमेंट अंडर सिविल लॉ इज मींट टू पनिश द डिफेंडेंट, सिविल लॉ के अंदर पनिशमेंट नहीं, उसका ये मकसद नहीं होता है। उसका मकसद होता है ताकि आपको ड्यूटी करवाया जाए। जब वहाँ सिविल रेमेडी के अंदर जो इम्प्रिजनमेंट होता है वहाँ भी जेल होता है, मतलब दूसरा तरह का वो जेल होता है, सीबीसी भी आप देखे होंगे। वहाँ पे दूसरा तरह का उसका उद्देश्य दूसरा होता है, उसका होता है कि ड्यूटी आपको करवा लिया जाए, आपसे आपका ड्यूटी जो आपने जो नहीं किया, परफॉर्म किया था, उसको करवा लिया जाए। सो ऑप्शन नंबर हमारा जो है 1 और 3 यही सही हो रहा है ना, ये सही हो रहा है। देखिएगा, इसमें अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो तो आप एक बार चेक ज़रूर करें। वैसे हमको ये लगता है कि स्टेटमेंट सही है, क्योंकि सिविल सूट इज़ फाइल्ड आफ्टर क्रिमिनल कोर्ट अवार्ड कंपनसेशन, क्रिमिनल कोर्ट कंपनसेशन अवार्ड कर देती है, तब की बात की जा रही है। तो ये ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन इम्प्रिजनमेंट अंडर क्रिमिनल लॉ एंड अरेस्ट अंडर सिविल लॉ। ये क्वेश्चन आ ही गया। तो इसमें से कौन सा डिफरेंट है, कौन सा जो है डिफरेंस को बताता है सिविल और क्रिमिनल लॉ के अंदर जो इम्प्रिजनमेंट होती है या अरेस्ट होती है उसके बीच। पहला है कि इम्प्रिजनमेंट इज अंडर क्रिमिनल लॉ इज टू पुट प्रेशर ऑन डिफेंडेंट टू परफॉर्म अ ड्यूटी। क्रिमिनल लॉ के अंदर तो ऐसा नहीं है, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी कर ही नहीं सकते, है ना। अब तो आपने लॉ को ही वायलेट कर दिया इस तरीके से कि अब आप ड्यूटी परफॉर्म करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। आपने जब मर्डर कर दी किसी की, आपने किसी को इस तरह से हार्म पहुंचा दिया, तो है ना, तो वहां पे अब परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी आप बाद में करें, पहले तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। सेकंड है अरेस्ट अंडर सिविल रेमेडी इज अ पेनाल्टी फॉर अ रॉन्गफुल एक्ट ऑलरेडी डन।
अरेस्ट अंडर सिविल लॉ इज पेनाल्टी फॉर, नहीं पेनाल्टी यहाँ भी नहीं है, पेनाल्टी नहीं होगा, है ना? पेनाल्टी का उद्देश्य नहीं होता। हमने पहले बोला कि परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी आपसे करवा लिया जाए। जैसे ही आप ड्यूटी परफॉर्म करेंगे आप यू आर एलिजिबल टू बी आउट, है ना? आप इम्प्रिजनमेंट से बाहर आ सकते हैं। थर्ड है हमारा इम्प्रिजनमेंट अंडर क्रिमिनल लॉ इज अ पेनल्टी फॉर रॉन्गफुल एक्ट ऑलरेडी डन। यस, ये स्टेटमेंट सही है। वेयर एज अरेस्ट अंडर सिविल लॉ इज टू पुट प्रेशर ऑन द डिफेंडेंट टू परफॉर्म अ ड्यूटी। यस, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी निकलवा लेना सिविल लॉ के अंदर, वहां पे वही उद्देश्य होता है इम्प्रिजनमेंट का। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा वो सही है। थर्ड फोर्थ है देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन इम्प्रिजनमेंट अंडर क्रिमिनल लॉ एंड अरेस्ट अंडर सिविल लॉ। गलत, एक ही था सही, तो 20 हमारा 20 का ऑप्शन नंबर सी सही है हमारा। नेक्स्ट, फाइनली क्वेश्चन तो हमारा समाप्त हो गया। सुपर ओवर वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। विच रिसेंट ट्रेंड इज ऑब्जर्व्ड इन एलोकेशन ऑफ लाइबिलिटी इन टॉर्ट। आजकल का जो ट्रेंड है ना, उसमें लाइबिलिटी इन टॉर्ट लॉ को के एलोकेशन के लिए कौन सा क्राइटेरिया लॉर्ड जस्टिस डेनिंग ने एम्फेसाइज किया था, है ना? आजकल मतलब आज का नहीं, मतलब चूंकि टॉर्ट रिसेंट ओरिजिन ही माना जाता है, तो लॉर्ड जस्टिस डेनिंग का जो एम्फेसिस था वो कौन से क्राइटेरिया पे था? पहला कि असाइनिंग लाइबिलिटी टू डायरेक्ट रॉन्ग डूअर रिगार्डलेस ऑफ देयर एबिलिटी टू पे बेस्ड ऑन द सिवियरिटी ऑफ इंजरी, रिगार्डलेस ऑफ देयर एबिलिटी टू पे। देखिए ऐसा नहीं है, उन्होंने ऐसा नहीं कहा था, है ना? उस पे एम्फेसाइज नहीं किया था, है ना? उन्होंने एम्फेसाइज इस पे नहीं किया था रिगार्डलेस ऑफ देयर एबिलिटी टू पे, है ना? सेकंड है हमारा शिफ्टिंग लायबिलिटी टू दोज हु कैन बियर इट और पास द लॉस इनटू द पब्लिक, फोकसिंग ऑन हु शुड बियर द रिस्क। यस, एग्जैक्टली यही चीज उन्होंने बताया था, यही चीज पे उन्होंने एम्फेसाइज किया था कि जो लायबिलिटी है वो जिस जो बियर कर सकता है उसके ऊपर शिफ्ट किया जाना चाहिए, है ना? और इसीलिए आप देखेंगे कई सारा जो इंश्योरेंस कंपनी है, ये सब का जो अ, आया इसी वजह से आया, और भी जो अदर गवर्नमेंट जो है कई बार जो है खुद से पैसा प्रोवाइड करती है ना? तो वो सारी चीजें जो है यही इसी मतलब यही ट्रेंड जो है नया आया है। थर्ड ऑप्शन देखिए, प्लेसिंग ऑल लाइबिलिटी ऑन इंश्योरेंस कंपनी डिटरमाइंड बाय द कल्पेबिलिटी ऑफ रॉन्ग। नहीं, ऑल लाइबिलिटी तो नहीं, ऑल लाइबिलिटी कैसे होगा, है ना? लेकिन कुछ लाइबिलिटी जो है शिफ्ट कर दिया गया है ना, जैसे एक्सीडेंट के केस में इंश्योरेंस पहले से लोग करवा के रखते हैं, इसका उद्देश्य यही है ना? ऑल लायबिलिटी नहीं होगा, है ना? एलिमिनेटिंग द कांसेप्ट ऑफ लायबिलिटी ऑल टुगेदर, लायबिलिटी कांसेप्ट ही हटा दीजिए, बेस्ड ऑन द इंटेंट ऑफ इंजर्ड पार्टी, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट है ना? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। फाइनली फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपका अच्छा खासा क्वेश्चन सॉल्व हुआ होगा। अगर आपने बुक रीडिंग नहीं किया तो प्लीज गो एंड रीड द बुक्स, बिकॉज ये आपको कॉन्सेप्चुअल कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों ना आए, कॉन्सेप्चुअल अगर आप क्लैरिटी आ जाएगा तो इजिली आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा सीरीज 3 नहीं, सीरीज तो 3 यही है, सीरीज यहाँ 4 लिखिएगा, है ना? 4, सीरीज 4 जो होगा वो हमारा जनरल डिफेंस इन टॉर्ट लॉ, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, यानी चैप्टर 2 पे हम लोग फोकस करेंगे। चैप्टर 2 पे हम लोग जो है क्वेश्चंस देखेंगे, और काफ़ी सारा मैंने क्वेश्चंस बनाया है, काफ़ी हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में कितना ऑलमोस्ट समझिए कि 20, 25 और 20, 40 और लगभग 65 क्वेश्चंस हम लोगों ने देखा, और ऐसे 65 से ज़्यादा ही है क्योंकि एक ही क्वेश्चन में 4-4 क्वेश्चंस है। सो ऑलमोस्ट हम लोगों ने 150 के आसपास क्वेश्चंस देखा है। उम्मीद करते हैं कि आपको इसमें मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा, और मिलते हैं आपसे नए सीरीज में, नए सीरीज पार्ट 4 में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द क्यूज।